i3 प्रोसेसर की लैपटॉप थी पहले। ओके। तो अब मैं प्रोसेसर की लैपटॉप लिया, तो वो भी वगैरह रिम्बर्स हो जाती है, सारी बुक्स आपकी रिम्बर्स हो जाती है। तो ये सब ओके। नॉर्मल पीएचडी वालों के कंटिजेंसी आई थिंक नहीं कवर होती है। अगर आपको 70,000 प्लस सैलरी मिले और आपको जॉब भी नहीं करनी है, अपना पैशन फॉलो करना है, आपको अपना रिसर्च वर्क करना है और आपको इंडिया से बाहर भी नहीं जाना है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप की। और आज हम मिलेंगे पीएमआरएफ कैंडिडेट योगेश प्रताप से और जानेंगे कि एक्चुअल में क्या है पीएमआरएफ, क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन है और अंदर की बातें क्या है, और पहले फेलोशिप में क्या प्रॉब्लम थी और अभी जो सुधार हुआ है उसमें क्या एडवांटेज है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो बने रहेंगे इस वीडियो में। मैं हूं कुमार गौरव, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर। सो वी विल बी बैक। सो योगेश, आपका ज्ञानबाजी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सो पीएमआरएफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बारे में समझना चाहेंगे आपसे। मैं बताता हूँ, दोनों पीएमआरएफ बताता हूँ। जो पहले हुआ करता था, जैसे हम सेलेक्ट होते थे, और फिर हम ओके। अभी क्या उसको सेलेक्ट कर कंपेयर करके बात करेंगे, है ना। हाँ, रिसेंटली तो सब अभी लास्ट लास्ट सेमेस्टर में चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, हाँ। इन लोगों को नहीं पता है पीएमआरएफ। अभी उनको बता देते हैं कि पीएमआरएफ इंडिया का मतलब सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप में से एक है। इसमें आपको 1 मंथ में लगभग 70 to 80 के, मतलब फर्स्ट 2 years में 70 एंड देन 80 के मिलता है आपको। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट है। इसके साथ आपको 10 लाख रुपीज़ का ग्रांट भी मिलता है 5 years तक। तो अब ऐसा था कि जब ये चीज़ मैं देखा तो मैं बोला अच्छा है जॉब, मतलब अगर आप देखेंगे तो जॉब से भी ज़्यादा पैसा है और अपना पैशन भी है। तो जब हम लोग के समय आया था तो ऐसा था कि आपको कोई पहले मतलब सबमिशन करना है, मतलब प्रोजेक्ट सबमिशन करना है। तो उसके उस समय जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी कि जैसे जो इन लोग थे एनआईटीज वाले हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उनकी ग्रेड पॉइंट्स हाई होनी चाहिए, 8 सीजीपीए से ऊपर, है ना। और जो प्राइवेट वाले हैं, उनकी पिछले वाले पीएमआरएफ की बात कर रहा हूँ, उनकी एलिजिबिलिटी जो थी वो थी गेट स्कोर 650, हाँ। तो ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। तो उसमें क्या था कि प्रोजेक्ट भी देना था। तो मैंने प्रोजेक्ट ऐसे दिया कि जब पहला साल था तो कुछ आइडिया भी नहीं था। अब जब पहले साल आता है तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है क्या है, कोई सीनियर भी नहीं जो हेल्प करेगा। तो प्रोजेक्ट था, तो फिर मैं वही जो पुराने अपना आईएसआरओ का थोड़ा एक्सपीरियंस था और उनके कुछ साइंटिस्ट के साथ काम किया था, उनसे थोड़ा आइडिया लिया। फिर वो करते हुए अभी जो मैं कॉमन बल्कहेड का एक प्रोजेक्ट था, जो इस पर हम लोग को आप देखे होंगे आईएसआरओ के एक्स डायरेक्टर जो हैं DN सुरेश सर, उनसे अवार्ड भी मिला एक कॉन्फ्रेंस में। वो पेपर पे अभी हम लोग, तो वो मैंने दिया था, मतलब उसको एज अ मतलब प्रपोजल। ओके। तो कोई भी प्रपोजल जब देता है तो उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए पीएमआरएफ में कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए प्रोजेक्ट, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जिस डोमेन में आप दे रहे हो वो आपका, आप उसमें बेसिक्स क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो। जैसे अगर आप बात करो कि वाइब्रेशन है मेरा फील्ड या डिज़ाइन है मेरा फील्ड, तो उसी डोमेन में तो अच्छा नहीं कि प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो ले लिए। मतलब प्रोजेक्ट के अलावा उसके, मतलब प्रोजेक्ट तो एक दिखाने के लिए चीज़ है, मैंने आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए उसमें। आप जैसे अभी मैं मान लीजिए मेरे को का कोई प्रोजेक्ट मिला, मैं फ्लूइड में दे देता, पर फ्लूइड के कॉन्सेप्ट ही मेरे क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वैसा देने का। प्रोजेक्ट से ज़्यादा आपके क्लियर होने चाहिए, मतलब अगर आप इंटरव्यूज में बैठ रहे हैं तो मैंने दिया, मेरे फील्ड में भी था। तो फिर यही, फिर उसके बाद इतना था। उसके बाद रेज्यूमे वगैरह मांगे थे, तो रेज्यूमे तो अच्छा था मेरा। और फिर जब आई थिंक पहले ईयर था तो लगभग 500 लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, 500 लगभग 450 to 500। तो उसमें एरोमैक में, तो एरोमैक मिला के आई थिंक 23 लोग को लिए थे, 23 या 22 लोग। तो उस समय क्या होता था कि जिन लोग सेलेक्ट होते थे ना, उन लोग में मतलब एक पीएमआरएफ का अलग से इंटरव्यू होता था, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस का। तो उन लोगों से मतलब चॉइस फिलिंग कराई जाती थी। तो जैसे हम लोग जो होंगे 3-4 लोग शुरू वाले, उनको आईएससी दे दिया, उन लोगों रैंक 1 2 3 4 उनकी जो भी रैंकिंग है। हम लोग 1 2 3 4 वालों रैंक वालों को आईएससी अलॉट कर दिया, बाकी लोग को आईआईटी अलॉट कर, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज। तो ये चलता था, मतलब आप इंटरव्यू ले रहे हो और आप किस आईआईटी में जा रहे हो आपको मतलब पता नहीं होता था। मतलब आप पीछे के रैंक के रहे तो आपको फिर पीछे का चॉइस मिलेगा, आगे के रैंक के रहे तो आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगा, ऐसे रहता था। और पिछले 2 साल से यही चलते आ रहा है। अभी इसमें फिर क्या हुआ कि बहुत से स्टूडेंट्स थे जो आईआईटी ज्वाइन कर ले रहे थे, मतलब पीएचडी में, और उनको 1 साल कोर्स वर्क करने के बाद क्या होता था, वो अप्लाई करते थे। उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाते थे पीएमआरएफ में, मतलब पहले से कहीं पीएचडी कर रहे हैं एनआईटी से पढ़ के, आईआईटी से पढ़ के।
और सेलेक्ट हो जाते थे, लेकिन वो जब PMRF से मतलब उनको अलॉटमेंट होता था तो दूसरा IIT मिल जाता था। जैसे मैं IASC में आ गया, मान लीजिए अप्लाई किया, मेरे को IIT बॉम्बे मिल गया, तो मेरे को क्या हो रहा था ना, पे मैंने पढ़ाई की 1 साल, रिसर्च की 1 साल, उसके बाद छोड़ के मेरे को दूसरे IIT चल जाना पड़ रहा है और वहाँ से फिर से शुरू से चालू पड़ रहा है। अगर सेम इंस्टीट्यूट मिलता है, सेम ब्रांच मिलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली इतना ईजी ना, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे कि वही इंस्टीट्यूट में आप चॉइस भर के पहुंचो तो दूसरा चीज मिल जाता, जिसके कारण क्या हो रहा था कि सरकार का भी घाटा होता, बच्चों का भी घाटा हो रहा था, बच्चों के एज का घाटा हो रहा था। मतलब आप कोर्स वर्क कर रहे हो, उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, 1 साल बाद आपको स्विच कर रहे हो कहीं, और गवर्नमेंट को तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप दे रही थी, उसका कोई वर्थ नहीं निकलेगा, स्टूडेंट छोड़ देगा। तो इसलिए अब IIT दिल्ली जब नया कोऑर्डिनेटर बना इस सेम में, तो उन्होंने एक नया रूल लाया, तो न्यू रूल में ये किया है कि सबसे पहला चीज इसने ये चेंज किया कि पहले आपको एडमिशन लेना है किसी इंस्टीट्यूट में IIT में। अब IIT से खुद के अपने इंटरव्यूज होते हैं IIT से। अब तक क्या था, ये हमारे पे एक सेंटर लिख कर आता था, अब अलग अलग में आपको इंटरव्यू में एडमिशन लेना है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो गया, चाहे IIT दिल्ली में जाके किए, IIT बॉम्बे में जाके किए, तो आप बेस्ड ऑन योर मतलब आप अलग अलग जगह का इंटरव्यू दिए और आपका कहीं ना कहीं मतलब रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो उनके होते हैं हर IIT के, और उसके भी अपने अपने क्राइटेरिया हैं, जैसे NIT वालों के लिए अलग, गेट वालों के लिए अलग, IIT वालों के लिए अलग, सबके लिए अपने क्राइटेरिया हैं, सब कॉलेज के थोड़े अलग अलग हैं, IAC के कुछ और ग्रेड हैं, वो तो जिसको जहाँ इंटरेस्ट होगा वो देख के अप्लाई करता है। और एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो किसी IIT में तो आप अपने हिसाब से IIT चूज करके एडमिशन ले लेते हो, और IIT में जाने के बाद आप वहाँ क्या कर सकते हो कि जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो PMRF के लिए। तो इससे ये हो गया ना कि जो मतलब पैसा देख के आ रहे थे ना, मतलब कई लोग हैं जो जब डायरेक्ट PMRF का था तो ऐसा था चलो हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चलो PMRF मिल रहा है एक बार कोशिश कर लेते हैं, तो इसलिए वो इंडस्ट्री छोड़ के आ जा रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें पहले एडमिशन लेना है आपको, अगर आप PMRF नहीं बन पाए तो आपका नॉर्मल रेगुलर फेलोशिप पे चलेगा, तो इसलिए वही आएगा ना जो इंटरेस्टेड हो, ऐसे जन नहीं आएंगे। ओके, इसमें भी 2 एंट्री। तो बेसिकली क्या हो रहा था पहले कि अगर कोई बंदा गेट लिखा है और PSU में जॉब कर रहा है, सैलरी अगर 60,000 है, उसमें उसको टैक्स भी देना है, और अगर किसी को पसंद भी नहीं आया जॉब तो वो क्या करेगा कि PMRF के लिए अप्लाई कर देगा, अगर PMRF मिला तो कर लेगा और नहीं मिला तो छोड़ देगा, अपना जॉब कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि नहीं, तुमको PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा पहले 1 साल, उसके बाद फिर तुम अप्लाई करो, और उसके बाद तुम उसको क्वालिफाई करते हो तो फिर तुम आगे कंटिन्यू करोगे एज अ PMRF कैंडिडेट। तो ये अभी का बहुत अच्छा। प्लीज। मतलब उसमें उसके बाद भी ऐसा है कि जैसे उसमें भी 2 चैनल्स हैं, एक चैनल जैसे है डायरेक्ट है और लेटरल चैनल है। तो डायरेक्ट में क्या है कि जो जैसे NIT या IIT से पास आउट है या गेट स्कोर जिनका 650 से ऊपर है, बीटेक के फ्रेश पास आउट है ना, या तो वो MTech वगैरह कर रहे हैं किसी अच्छे IIT से और उनका 8 CGPA से ऊपर है, या NIT से 8 CGPA से ऊपर है, क्योंकि मतलब पूरी PMRF के साइट पर अच्छे से लिस्टिंग है, तो वो लोग क्या करेंगे जब एडमिशन लेंगे ना, तो वो डायरेक्ट घुसते साथ अपने को PMRF PhD में जैसे ही घुसेंगे वैसे PMRF के लिए कंसिडर करा सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जो NIT से पढ़ा है वो NIT IIT के मार्क्स के बेसिस पे करा सकता है कि मेरा ग्रेड वहाँ 8 था, 8.5 था, ठीक है, अच्छे ग्रेड्स में, है ना, और जो स्कोर वाला है वो 650 से ऊपर मेरे गेट स्कोर है तो वो गेट स्कोर के बेसिस पे करा सकता है, करेक्ट। मतलब उसमें घुसने के बाद बता रहा हूँ, जस्ट घुसते साथ, मतलब जैसे आप PhD में घुस रहे हो आप अपने गाइड से बोल के, है ना। और एक है लेटरल चैनल उनके लिए है, जैसे मान लीजिए आप PhD में एडमिशन ले लिए हो, लेकिन आपका ऐसा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि आपका बीटेक किसी कॉलेज से या आपका गेट स्कोर जस्ट क्वालिफाई है, ऐसा कुछ था, तो 650 से ऊपर नहीं है मतलब, तो आप फिर क्या लेटरल चैनल पे आ जाते हो, और लेटरल चैनल पे आ जाते हो तो फिर क्या है कि आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा उस इंस्टीट्यूट में, जैसे आपने IAC में 1 सेम पढ़ना होगा तो 4 सेम का अगर आपका ग्रेड पॉइंट वगैरह देखेंगे फिर आपका रेफरेंस लगेगा, मतलब गाइड के थ्रू। तो इसमें आप घुसने के बाद जो भी हो रहा है घुसने के बाद हो रहा है इंस्टीट्यूट में नए वाले रूल के हिसाब से, जो अभी तक एक बार भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया है कि आप पहले घुसोगे, उसके बाद या तो लेटरल चैनल से घुसोगे या डायरेक्ट चैनल के थ्रू अप्लाई करोगे, 1 सेम पढ़ने के बाद, 2 सेम पढ़ने के बाद या पहले पढ़ने के बाद, और वो एप्लीकेशन फिर क्या बोलते हैं गाइड के थ्रू, मतलब आपका गाइड अगर लगता है कि हाँ इसका वो है, वो आगे जाएगा, और जो सिलेक्शन का बेसिस रहेगा वो रहेगा आपके कितने रेप्यूटेड जर्नल्स में पेपर वगैरह हैं, फिर आपका मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड कितना है, कॉन्फ्रेंस वगैरह कितने हैं, तो ये सब वहाँ पे हेल्पफुल रहेंगे, मतलब आपकी प्रोफाइल बहुत यूजफुल हो जाएगी वहाँ पे घुसने के बाद। हमारे फेलोशिप को लेने के लिए आपको प्रपोजल देना पड़ता है, और उस प्रपोजल का एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि कोई नेशनल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता हो, है ना। तो
तो आपने कैसे प्रपोजल बनाया था और आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं और जो पीएमआरएफ के लिए आगे सोच रहे हैं उनके लिए? तो इसमें भी ऐसा है कि जैसे आप प्रपोजल दे रहे हो ना, तो ये क्लियर होना चाहिए कि प्रपोजल आपको आगे नहीं ले जाएगा, क्योंकि प्रपोजल तो क्या आप किसी को बोल के भी बनवा सकते हो। आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन में आप, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू में आपसे प्रपोजल से ज्यादा देर इंटरव्यू पे आपका मतलब उनका फोकस रहेगा, आपसे क्वेश्चन पे। कि प्रपोजल तो आप किसी आईआईटी के प्रोफेसर को बोल के या किसी पहचान वाले को बोल के बनवा, लेकिन अगर खुद की आप ऐसे बनाते हैं अगर खुद से, तो सबसे पहले आप जो पॉइंट रखें कि नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज की आप जिस डोमेन में काम करते आए हो, जैसे सबसे पहले चीज कि जो भी डोमेन में आप बीटेक से काम कर रहे हो ना, उसको यूनिफॉर्म रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थर्मल में कराते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में कराते हैं और इंटर्नशिप यहाँ पे कराते हैं, ये प्रोजेक्ट इसमें कराते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट को एक डायरेक्शन मिल जाए। डिजाइन मतलब डिजाइन, थर्मल मतलब थर्मल। तो जब आप उस तरह की करते हैं तो आप ऑटोमेटिक, जब आप किसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं प्रैक्टिकल में। जब आप प्रैक्टिकल में चीज, जैसे मैं ISRO को बताया, आप ISRO में गया था तो वहां से लोगों से मिला, फिर लोगों से मिला तो वहाँ के कुछ पता चले। वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाता है ऑटोमेटिक, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, वैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो कि हाँ मैं इस पे काम कर सकता हूँ करके। तो इसलिए मैं बोला कि एक्सपोजर बहुत जरूरी है इंडस्ट्रीज वगैरह की। अगर आप अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिलती है तो आपको जरूर अच्छे से जाके करना चाहिए। तो रिसर्च प्रपोजल का तो जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, वो हम लोग के समय जो रहा करता था वैसा था कि इसी तरह सब आप चूज कर सकते हो, रिसर्च करो, पेपर्स पढ़ के कर सकते हो, या किसी IIT प्रोफेसर्स वगैरह को फॉलो करके, उनके रिसर्च आर्टिकल को फॉलो करके। आप देखोगे आर्टिकल में फर्दर वर्क्स टू बी डन वगैरह भी लिखे रहते हैं और क्या काम किया जाता है कुछ काम में, तो वो सब देख के भी आप काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको बढ़ाने के। जो अभी का सिस्टम है, जैसे मैंने बताया, ये तो पुराना PMRF का था, इसमें तो आपको खुद से देना होता, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप बीटेक में खुद बनाओगे ना। लेकिन अब जो नया वाला PMRF है, उसमें क्या है कि आप बेसिकली PhD में घुस जा रहे हो, मतलब जा रहे हो। तो इसमें 2 कंडीशन, अगर आपको गाइड अलॉट हो जाता है तो गाइड की हेल्प कर देगा, क्योंकि गाइड के भी रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे गाइड के, उनके लैब में जो प्रोजेक्ट है, तो वो जब आप आओगे तो आपसे डिस्कस करेगा ये प्रोजेक्ट, तो गाइड तो हेल्प कर देगा कहीं ना कहीं। कई जगह, कई डिपार्टमेंट में, कई IIT में होता है कि 1 सेम के बाद गाइड अलॉट होता है। जैसे हमारे यहाँ IIT टेक वालों को होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर। तो वैसे ही कई जगह गाइड भी ऐसे 1 सेम के बाद मिलता है। उन कैंडिडेट्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 1 सेमेस्टर बाद अप्लाई करें वेट करके, या उनको अगर 1 अटेम्प्ट, क्योंकि टोटल PMRF के 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, तो आपको थोड़ा मतलब विशेष वे में उसको यूज करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि हाँ खुद से कोई प्रोजेक्ट है तो उसको आगे बढ़ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप डिजाइन कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि वेट करिए कि आपको गाइड मिल जाए आज के दिन पे, मतलब जो करंट है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो गाइड आपको अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट सजेस्ट करता है, उसको आप मतलब, क्योंकि वो हेल्प करने को भी रहेगा, अच्छा प्रपोजल लिखने पे आपको करेक्शन भी दे देगा। गाइड्स तो हेल्प करते ही वो सब चीज़ों में, करेक्शन करने में, या क्या लिखो क्या मत लिखो, क्या डिफाइन करो, तो वो हेल्प करेंगे ये सब गाइड्स, क्योंकि हेल्पिंग ही रहते हैं। तो अगर एडवाइजर आपको नहीं मिला है तो फिर यही आपको करना पड़ेगा कि आपको मतलब रिसर्च अपने डिपार्टमेंट, जिस IIT में आप गए हो, सब प्रोफेसर का एक डोमेन होगा। आप कोई प्रोफेसर, कुछ डोमेन के प्रोफेसर को टारगेट करते होगे कि अगले सेम मेरे को इनको लेना है। जैसे आपका फ्लूइड बैकग्राउंड है, मेरा डिजाइन बैकग्राउंड है, तो मेरे को रोबोटिक्स के फैकल्टी को लेना है, तो मैं थोड़ा रोबोटिक टाइप का प्रोजेक्ट खोजूंगा। तो वैसे ही खोजना है, फॉरेन आर्टिकल्स को रिफर कर खोज सकते हैं जिसमें पता चले कि इंडिया में वैसा काम नहीं हुआ है, तो ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि जर्नल्स वगैरह तो काफ़ी एक्सेसिबल है। जो पहले ये सब प्रॉब्लम आता था, क्योंकि डायरेक्ट बीटेक के बाद आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ता था, PMRF को इंटरव्यू देना पड़ता था। लेकिन अभी आप क्या है कि PhD में आप एडमिशन ले लोगे, गाइड अलॉट हो गया तो बेस्ट है, आप गाइड आपको हेल्प कर देगा। या अगर गाइड अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आपको, आप देख सकते हैं, आप बेसिकली एक्सपोजर आपका हो जाएगा अगर आप PhD में एडमिशन ले लिए, तो अभी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ और बेनिफिट है कि जैसे हमारे समय होता था, जैसे मेरे प्रोजेक्ट के साथ खुद हुआ, मेरा PMRF प्रोजेक्ट जो मैं सबमिट किया था वो अच्छा था, लेकिन अब यही है कि कोई, जब मैं यहाँ पे आया MISC में, तो उस डोमेन में कोई काम करने वाला ही नहीं था। बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट, तो स्ट्रक्चर्स का तो एरो में होता है। उस समय क्या हो रहा था ना कि आपको एक मतलब कोई भी IIT, अब जब हम सबमिट कर रहे थे तो हमको थोड़ी पता था कि कौन सा IIT में जाएंगे या कौन से ब्रांच में जाएंगे, मतलब एरो में जाएंगे कि मैक जाएंगे कि IIT में। उस समय कोई भी चीज़ें नहीं थी हमारी, तो उस समय प्रपोजल देने के बाद आप पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, आपको वेदर। तो अब ये क्लियर हो गया कि कम से कम आप कहीं एडमिशन ले लिए तो आपके पास 20-25 या 15-20 प्रोफेसर्स की लिस्ट है, जिसमें आपको कोई डोमेन को टारगेट करके आप उस डायरेक्शन में
प्रोजेक्ट दे सकते हो। इवन आपके एज अ गाइड अलॉट नहीं हुए हैं, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हो उनसे प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसी बात नहीं। सो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि 2018 से ये स्टार्ट हुआ PMRF, तो क्या 2020 तक जो तुम प्रपोजल दिए हो, तो उसी पर कंटिन्यू कर पाना थोड़ा डिफिकल्टीज होती थी इस पर कि? नहीं, ऐसे नहीं है। बहुत बहुत लोग हैं जो सेम मतलब अपने सेम प्रपोजल के या आसपास पे काम कर रहे हैं। ओके। क्योंकि ऐसा है कि उनका गाइड एग्री कर गया या उनको ऐसा लैब मिल गया जहाँ पे वो उस चीज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। अब हमारे IISc में स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल ब्रांच में स्ट्रक्चर से कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट वो नहीं था। तो अभी भी मैं उस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, मतलब ISRO के कुछ साइंटिस्ट के साथ। पर मेरा जो प्रोजेक्ट है अभी वो रोबोटिक्स पे है, वो भी ISRO का ही प्रोजेक्ट है पर रोबोटिक्स पे है। तो देखिए मैंने अपनी वो नहीं बदली, मतलब मैं अभी भी डिज़ाइन में हूँ। जो हमारे मैकेनिकल की क्लासिफिकेशन है डिज़ाइन की, थर्मल की, इंडस्ट्रियल की, तो अभी भी मैं डिज़ाइन में हूँ, बस वो प्रोजेक्ट मेरा नहीं है। और वो मैं इसलिए किया क्योंकि जब आपके पास लैब ही नहीं है तो आप परफॉर्म कहाँ से करोगे उस डिपार्टमेंट में। अब ये ड्रॉबैक हट जाएगा, अब किसी के साथ ये चैलेंजेस नहीं आएंगे कि उसको प्रपोजल सबमिट करने के बाद थोड़ा भी अमेंड करना पड़े, वो सेम चीज़ में काम कर सकते। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा PMRF इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए तो ऐसा था जब 500 लोग थे उस साल, तो सब उस समय सब NIT IIT वाले आते थे, तो वो पूरे के पूरे NIT IIT के थे। तो अब ऐसा कि सब गेट स्कोर वाले भी पहुंचे थे, सब थे, तो मतलब हर एक 20:1 में उन लोग एक जन को सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू में, हर 20 में एक, और वो 20 अच्छे ही होते हैं। अगर आप IIT के और NIT के बच्चे देखेंगे तो ठीक है, कुछ किए हैं तभी वो पहुंचे वहाँ पे बीटेक। तो 20:1 में सेलेक्ट करना है, तो अब देखिए लक तो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन अब ये है कि अब इतने लोग का इंटरव्यू लेना था, तो लोगों को 20-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू दिया था PhD के IIT में, उसमें मेरे एक 1.5 घंटे भी गए थे। तो जब PMRF चल रहा था, जब मैं गया था फर्स्ट डे, मतलब मान के चलिए कि पहले दिन PMRF दिया हूँ, क्योंकि सब ब्रांच का अलग अलग होता है ना, तो अपने मैकेनिकल का पहली बार में पहले दिन था, और हमको कॉल लेटर भी पहले आया, मतलब बेसिकली हम पहले PMRF पहले बैच के पहले इंसान है हम लोग, जो 5-10 लोग थे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इंटरव्यू दिया, हम लोग का 5-6 दिन में रिजल्ट दिया गया था। तो ऐसा था कि पहली बार था लगभग, तो मैं मतलब तो जब इतने लोगों को देखा तो थोड़ा तो लगा कॉन्फिडेंस में कि यार नहीं पता क्या होगा, वो एक ऊपर से इंटरव्यू है। तो फिर हुआ कि मेरा नहीं पता ऐसा क्या सीरियल नंबर आ गया कि सबका खत्म, मेरा आखिरी नंबर, मतलब अल्फाबेटिकली लाइक वाई से आता हूँ, और एक्सपीरियंस है उस चीज का कि आखिरी में हमेशा चलते हैं, लेकिन उस दिन अल्फाबेटिकली नहीं चल रहा था, आपके सीरियल नंबर वाइज चल रहा था। तो लगभग 10 पैनल जो थी, 10 पैनल इंटरव्यू ले रही थी एरोमेक की, तो मेरी जो थी एक पैनल के आखिरी में पड़ गई, कुछ ऐसे स्लॉट डिवाइड कर दिए थे, मतलब 1 to 10 जो शुरू में भरे थे, या 10 to 20 इस टाइप के, मतलब जो भी थे, तो मेरा उसमें भी लास्ट में पड़ गया। तो मतलब सबका इंटरव्यू हो गया, बस अकेले पूरे 10 के 10 पैनल में 9 पैनल बंद हो गए, बस एक पैनल मेरी लास्ट में चल रही थी, मैं लास्ट में गया। एक तो कुछ खाया नहीं, तो वैसे दिमाग अब हट नहीं सकते ना इंटरव्यू कब आपका नंबर आ जाए टाइप का। तो हाँ, जब गया तो सबका उस अभी तक मैं जितने लोग को वहाँ खड़े होकर देखा, सबका आधे घंटे या 40 मिनट ही इंटरव्यू चला था, क्योंकि इतने लोग को आपको इंटरव्यू भी लेना था। मेरा इंटरव्यू लगभग 50 से 1 घंटा चल गया था, और उसमें ये था कि जैसे मैं घुसा, उन्होंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोला, तो मैं शुरू के 5 मिनट में अपने प्रोफाइल बताया, तो वो मतलब वैसे ही मतलब उनको लग गया कि हाँ ये PhD मटेरियल है। लेकिन अब यही था कि अब आप प्रोफाइल तो बता दिए हो, लेकिन अगले जो 45 मिनट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछने वाले रहते हैं। तो सबसे पहले चाहे आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू को देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड बेस्ड होता है, चाहे वो बार का हो या ISRO का हो, है ना। और ब्लैक बोर्ड इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि मतलब हर चीज़ लिख के करना पड़ता है, हर लाइन को जस्टिफाई करके करना पड़ता है। मतलब एक डेल्टा एल क्यों लिख रहे हो, डी क्यों लिख रहे हो, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, वो हर लाइन में आपको उंगली किया, तो बिल्कुल फुल हो गया, मतलब हर फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब उनको जहाँ लगा कि आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, तो वहाँ पे मतलब तुरंत सवाल उठेंगे और आपको लपेटने की कोशिश होगी वहाँ पे। तो आपको हर एक चीज़ जो एक आप कर रहे हो सोच के करना पड़ता है, तो एग्जाम से काफ़ी डिफरेंट है। तो ऐसा होता था कि मैं गया वहाँ पे, और जब गया वहाँ पे तो जैसे मैंने बताया इंट्रोड्यूस हो गया, तो उन लोग इम्प्रेस हो गए थे, मतलब दिख जाता है ना। तो 5 से 6 जिसमें IIT मद्रास में इंटरव्यू था, तो IIT मद्रास में का आई थिंक HOD बैठा था, तो 5-6 लोग थे, अच्छे प्रोफेसर थे तब। तो पहले तो पूछे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे कि हर कन्वेंशनल
इंटरव्यूज में होता है टेक्निकल इंटरव्यू के फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है। मैं बताया 3-4 अपने वाइब्रेशन हो गए, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गए, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गए, तो ये सब मैं बताया। और मैं उसमें से मेरा सबसे ज़्यादा काम मेरे वाइब्रेशन से रिलेटेड ही हुई थी। ISRO को प्रोजेक्ट या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो उन लोग वाइब्रेशन का देखे तो मेरे को खड़ा किए ब्लैक बोर्ड में और मुझे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के प्रॉब्लम दे दिए। अब ऐसा था कि बीटेक में हमेशा हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम ही करते थे, सिलेबस में भी बीटेक के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम है, और वो जो मैं 2 डिग्री और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो PhD में आके पढ़ा था जब यहाँ पे कोर्स किया ISC में। तो अब ऐसा था कि अब 2 डिग्री का देखा पहली बार, 2 मास देखा, 3 स्प्रिंग देखा, तो मैं बोला यार आज तो मतलब समझ गए, मतलब दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन अच्छी चीज ये थी ना कि पिछली बार जब मैं IIT गांधीनगर में, मेरे को याद है मैं दे रहा था जब इंटरव्यू, तो मुझे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रॉब्लम दिया गया था वहाँ पे, और मैं उस समय फंस गया था उस प्रॉब्लम में। तो वहाँ से मैं ये चीज़ समझ गया कि कई चीज़ें क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा ना मतलब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लिया था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को, मतलब थोड़े क्लियर करके पढ़ लिया था, वहाँ से फीडबैक लेते हुए कॉन्सेप्ट को। तो हुआ क्या कि मेरे को ऐसा कुछ 2 डिग्री का एक्सपीरियंस नहीं सॉल्व करने का, मैंने उस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सटेंड करके कि x1 इसको लेता हूँ, x2 इसको देता हूँ, और मैंने खुद से बना दिया। मतलब उस प्रॉब्लम को कभी मैं ना देखा था ना कुछ, बना दिया मैंने करते करते। बीच में एक आध थोड़े जगह काट का, लेकिन थोड़ी हेल्प तो करते हैं वो लोग। तो करते करते मैंने फाइनल मैट्रिक्स वगैरह तक ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर और कुछ मेरे डोमेन के बाहर भी पूछना चालू किया, मतलब मेरे प्रोजेक्ट से थोड़ा कि सिंस मेरा थोड़ा इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह में यूज़ किया था, तो उन्होंने वो जो HMT का जो एक रहता है 2H/K करके जो क्रिटिकल रेडियस का डेरिवेशन होते हैं, वो सब पूछने लगे वो मुझसे। फिर वो थोड़े रॉकेट ओरिएंटेड पूछने लगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में आ गया, मैथ्स में आ गया। तो मतलब मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा पूछा गया और सबसे ज़्यादा डोमेन में पूछा गया, जहाँ लोगों से 20-25 मिनट में उनको किया जा रहा था, मुझे लगभग 50 मिनट से 1 घंटा मेरा चला लास्ट में। वो भी बल्कि लास्ट में सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब लाइक थक जाते हैं तो जल्दी माइंड, लेकिन मेरा बहुत आराम से चला और अच्छे से उन्होंने मेरे को चेक किया। और बात ये है कि नॉर्मली पिछले भी इंटरव्यूज में जो मैं सेलेक्ट हुआ था उसमें मैंने कोई 100 में आई थिंक 60% और 50% ही बताया था, क्योंकि पूरा 100% तो कोई नहीं बताता है। लेकिन PMRF वाले दिन मैंने 80 to 85% आंसर किया, मतलब लॉजिकली, क्योंकि मेरे से इतने सारे सब्जेक्ट पूछे गए तो मैं हर चीज़ को जस्टिफाई करके आंसर किया था। तो जब मैं बाहर निकला ना, तो मैं एक चीज़ तो क्लियर हो गया था मेरे को कि सेलेक्ट तो जरूर होगा, क्योंकि समझ में आ जाता ना एक्सप्रेशन देख के। क्योंकि वो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, मतलब ना कोशिश कर रहे थे शुरू में चालू करने की, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा था कि उसके बाद वो तुरंत क्वेश्चन बदल जा रहे थे। और जब आपके क्वेश्चंस बदलने लगते ना, दूसरा अगर क्वेश्चन बदलने लग रहा है रादर देन उस क्वेश्चन को खींच के और वो डीप में ले जाना, अगर डीप में ले जा रहा है तो जरूर आप कहीं गलत बोल रहे हो और आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। अगर 2-3 बार डीप में जाने के बाद हट गया, मतलब आप सही जानते हो उस बारे में। तो मेरे को समझ में आ रहा था कि वो पूछ रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, फिर उनको क्वेश्चन ट्विस्ट करना पड़ रहा है, मतलब फ्लिप करना पड़ रहा है दूसरे डायरेक्शन में। तो मैं निकलने के बाद ये तो समझ गया कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, पर ये था कि अब ISC मेरा हमेशा था, ISC का ही था, तो बस मेरे पास ISC का। और बाकी एक चीज़ और था कि भाई IITs वाले भी हैं, नहीं पता वो कैसा इंटरव्यू दिए होंगे, इंटरव्यू में क्या परफॉर्म है। तो मैं अपने लिए तो कॉन्फिडेंट था एज पर मेरे एक्सपीरियंस में, पर अब इतने सारे लोग हैं, क्या कौन कितना इंटरव्यू कैसे दिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अच्छा गया, मुझे पता कि हो जाए। ओके, तो अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या अभी एक साल PhD करने के बाद जो PMRF के लिए अप्लाई करते हैं उन लोग इंटरव्यू देते हैं, और कैसा होता है उनका? नहीं, अभी तो ऐसा कर दिया। देखिए, जो PhD 1 साल बाद अप्लाई, मतलब किसी इंस्टीट्यूट में घुस के अभी जो PhD कर रहे हैं, बेसिकली वो एक बार तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू देके ही आ गया है ना। yes. आपने भी अपने समय में किया होगा, तो आपने ISC के इंटरव्यू में मतलब वहाँ पे इंटरव्यू दिया होगा, IIT बॉम्बे का टेस्ट होता है, अपना इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने भी निकाल के ही उस इंस्टीट्यूट में घुसा। हाँ ठीक है, मतलब उतने स्टूडेंट नहीं आएंगे जितना PMRF में सेंट्रली आते थे, लेकिन फिर भी मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन होते हैं कुछ सीट के लिए। अब हर जगह कितने ही PhD के सीट्स होते हैं, आई थिंक 6 to 10 लगभग रहते हैं ब्रांच में हर। तो इतनी हेल्दी कंपटीशन करने के बाद आप जाते हो तो इंटरव्यू दे के ही घुस रहे हो। तो ये इसलिए अब तो देखिए, हमारे समय तो फिर भी एक इंटरव्यू था, पर रेज्यूमे जो उन लोग देखे होंगे नहीं देखे होंगे, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि एक बार आप घुस गए ना, तो आपका बीटेक में जो काम किया हुआ बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अब एक बार इंटरव्यू देके गए आप, उसके बाद आप PMRF के लिए जब रिकमेंडेशन लगवाते हो तो आपका रेज्यूमे ही बोलेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। अभी जो स्टूडेंट्स है जो विल मतलब ऐसा कुछ PMRF का सोचते हैं, उनके लिए तो बहुत स्ट्रांगली मैं बोलूँगा कि मतलब वो करना चाहिए उनको, मतलब प्रोफाइल बहुत अच्छी मेंटेन करनी चाहिए, पेपर्स निकालने की कोशिश होनी चाहिए उनकी बीटेक में,
फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को थोड़ी सीरियस करके अगर उनसे पेपर निकाल लिया जाए तो उनको बहुत हेल्प करेगा। अभी जो नॉर्मल पीएचडी बंदा है और पीएमआरएफ कैंडिडेट है, दोनों एक साथ काम करते हैं और आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे कि ये पीएमआरएफ वाला है कि ये नॉर्मल पीएचडी कर रहा है। और गवर्नमेंट उसको 70,000 प्लस पे करती है, जबकि नॉर्मल अगर पीएचडी स्कॉलर को 31 पे करती है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है पीएमआरएफ कैंडिडेट से, तो उसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके बताएंगे। पीएमआरएफ का तो जैसे ऐसा सर कि मतलब पहले जो एलोबरेट करके बताऊंगा, पहले 2 ईयर में आपको 70 मिलेगा, 3rd ईयर में आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम पास करोगे तो आपको 75 और फिर फर्दर लास्ट 2 ईयर्स में 80। उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पर ईयर जैसे 2 लाख की ग्रांट मिलेगी। ओके, रिसर्च वर्क के लिए ग्रांट मिलेगी आपको, रिसर्च वर्क के लिए। तो अब ऐसा है कि अब मैंने लैपटॉप लिया, तो मैंने मेरे i3 प्रोसेसर की लैपटॉप थी पहले, तो अब मैं प्रोसेसर की लैपटॉप लिया, तो वो भी वगैरह रिम्बर्स हो जाती है, सारी बुक्स आपकी रिम्बर्स हो जाती है। तो ये सब नॉर्मल पीएचडी वालों के कंटिजेंसी आई थिंक नहीं कवर होती है, उनको बस ट्रैवल, तो ये सब आप उससे आईपैड ले सकते हो, आप उससे आप मतलब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन होनी भी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल अब ये सब बहुत काम आती है। अब जैसे पेंडेमिक लगा तो मेरा साथ जब मैं वर्क फ्रॉम होम किया, तो अगर i9 प्रोसेसर नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि फिर सॉफ्टवेयर चलते गया, मेरा i3 में तो चलते नहीं। तो अच्छी चीज़ है मतलब। तो और जो बात है एक्सपेक्टेशन की, तो देखिए पीएमआरएफ है, एक चीज़ अलग है कि आपको हर 6 मंथ में रिव्यू देना पड़ता है, तो वो मतलब जैसे थोड़ा डायनामिक होना पड़ेगा खुद में। जैसे नॉर्मल वालों का तो ईयर में होता है या 2 ईयर्स में होता है, पहले तो होता भी नहीं था, अब अभी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं कि ईयरली रिव्यू होगा। कुछ हमारा 6 मंथ्स में होता है, तो 6 मंथ में होता है, तो प्रेशर तो रहता ही है अलग से, ऊपर से कि अभी इन लोग अलग से मतलब टीचिंग वगैरह में डालने का इन लोग प्लान बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये हाँ मतलब एक नॉर्मल पीएचडी से मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा लोड हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर मतलब थोड़ा आप मेहनत करोगे तो उसी चीज़ का आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और यही तो लाइफ में चलेगा, मतलब सबको लाइफ में तो यही है कि मतलब ऐसे तो बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में। देखिए जो हमारे बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें बहुत मेहनत पर पैसा क्या है, 10,000 20,000 महीना में। लाइफ आप इतनी पढ़ाई क्यों करते हो? ताकि आपको ज़्यादा पैसा मिले और मतलब अच्छा आपका रेप्यूटेड फेम हो और आप अच्छा मतलब काम भी आपका क्वालिटी अच्छा हो, ऐसा रहता है। तो ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा डायनामिक है हमारे, मतलब आपके रिव्यू जल्दी जल्दी होते हैं, एनुअल रिव्यू होगा और थोड़ा अच्छे जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालने होंगे, ये एक्सपेक्टेशन होगा। ओके,